सुमन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वैसे वो बहुत होशियार थी। धामपुर शहर में उसकी ससुराल थी। आजकल वो अपने बेटे पारस के साथ मायके रहने आई हुई थी। पारस, इतना दौड़ा दिया, थक गई हो बेटा, अब तंग मत करो। चलो ये एक निवाला और खाओ। सुमन बिटिया, तू जितना बोलेगी खाने के लिए ये उतना ही तुझे तंग करेगा। अपना भी तो ध्यान रखना है, 7वां महीना चल रहा है, ऐसे भागा दौड़ी ठीक नहीं। क्या करूँ माँ, खाने के लिए इसके आगे पीछे ना भागूं तो ये पूरा दिन कुछ ना खाए। रुको माँ, शायद मेरा फोन बज रहा है। हेलो माँ जी, सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही हो? क्या नितिन का एक्सीडेंट हो गया? कौन से अस्पताल में है वो? मैं पहुँच रही हूँ। सुमन के पति नितिन का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। सुमन अस्पताल पहुँचती है। सुमन बहू, डॉक्टर ने कहा है कि नितिन के पैरों में गहरे जख्म आए हैं। डॉक्टर, कुछ तो इलाज होगा। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इनके घुटनों के हिस्से में ज्यादा दबाव पड़ा है। माँ, मैं और मीना जरा घर जा रहे हैं, बंटी घर पर अकेला है। सुनो जी, ये तुम्हारा भाई तो अपाहिज हो गया है। अब हमारी छाती पर क्या ये सारी जिंदगी बैठकर मूंग दलेंगे? ऊपर से उसके 2 बच्चे, एक साथ में है और एक पैदा होने वाला है। अब तुम मेहनत करोगे और वो मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। अरे मीना, तुम देखती जाओ, इन्हें घर तो आने दो। मैंने सारा किस्सा ही खत्म कर देना है। तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। मैंने सब सोच लिया है कि मुझे करना क्या है। हाँ। सुमन और उसकी सास नितिन को घर लेकर आते हैं। अगले दिन, माँ, मुझे नहीं लगता कि अब नितिन कोई काम कर पाएगा या कभी चल पाएगा। देखो ना, मेरा भी अपना परिवार है, मेरे भी अपने बच्चे हैं, है ना। मैं कब तक इसके परिवार को भी पालता रहूंगा। सुरेश, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। मैंने सोच लिया है, अब हम दोनों भाइयों को अलग अलग हो जाना चाहिए। हम दोनों भाइयों का कोई अपना मकान या अपनी दुकान तो है नहीं, किराए के घर में रहते हैं और किराए की ही दुकान है। मैं कब तक किराया भी भरूं और सबकी रोटी का भी इंतजाम करूं। नितिन, तू अब सुमन और अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में रहने का इंतजाम कर ले। सुरेश, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आज उसे जिंदगी ने अपाहिज बना दिया है तो तू उसको हर तरफ से लाचार बना रहा है। माँ जी, आप ये गनीमत समझो कि हम आपको यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, वरना फिर आप जानती हैं। अरे तू क्या मुझे निकालेगी? मैं ही अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। सुरेश, तू बड़े भाई के नाम पर कलंक है। अगले दिन सुमन सबके साथ अपनी माँ के घर आ जाती है। तू चिंता मत कर, तू अब मेरे साथ यहीं रह मेरे पास। नहीं माँ, मैं तुम पर अपने परिवार का बोझ नहीं डाल सकती। तुम भैया भाभी के साथ रहती हो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे मायके में कोई परेशानी हो। माँ, तुम यही पास में ही कोई किराए का घर दिलवा दो, मैं वहीं रह लूंगी। मेरी बच्ची, तुझे कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं, पर भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। सुमन 1200 रुपए महीने का एक किराए का कमरा ले लेती है। अब उसकी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि आखिर वो अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। एक दिन, माँ जी, पारस माँ के साथ वृंदावन दर्शनों के लिए चला गया है। घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। हाँ बहू, वो होता है तो पूरा घर उसके शोर से गूंजता रहता है। माँ जी, नितिन की 2 कमीजें दर्जी को ठीक करने के लिए दी थी, मैं लेकर आती हूँ। सुमन बाजार चली जाती है। रास्ते में वो सोच में डूबी थी, क्या करूँ? मुझे कमाई का कोई जरिया तो ढूंढना ही होगा। मुझे कहीं नौकरी भी तो नहीं मिलेगी। काश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती। अरे, सब्जी के ठेले लगे हुए हैं। नितिन का लौकी खाने का मन था, उस सब्जी के ठेले से ले लेती हूँ। भैया, ये एक लौकी देना। अभी इनके आलू तोल लूं, फिर देता हूँ। ये लो माता जी, 2 किलो आलू, 40 रुपए हो गए। भैया, ये तुमने तराजू के नीचे क्या लगा रखा है? दिखाना जरा। कुछ भी तो नहीं लगा रखा मैडम जी। सुमन तराजू उठाती है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि तराजू में चुंबक चिपकी हुई है। भैया, कुछ तो शर्म करो, तुम लोगों को धोखाधड़ी से सब्जी बेच रहे हो, चुंबक लगाकर घपला कर रहे हो। ईमानदारी से काम करना नहीं आता तुम्हें? पता नहीं कब से लोगों के साथ धोखाधड़ी करके सब्जी बेच रहा है। सुमन को बोलता देखकर लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है, जिसे देखकर उस जगह पर खड़े सारे ठेले वाले उसे झुककर नमस्ते करते हैं। क्यों भैया, क्या हुआ? यहाँ इतना शोर कैसा तेरे ठेले पर? ये सब्जी वाला लोगों को ठगता है, अपने तराजू में चुंबक लगाकर लोगों से धोखाधड़ी करके अपनी सब्जी बेचता है। मेरी इतनी हिम्मत हरिया कि तुम मेरे इलाके में सब्जी का ठेला लगाता है और धोखाधड़ी करता है। मैं चाहूँ तो अभी तुझे यहाँ से हटा सकता हूँ। माफ कर दो सज्जन सेठ, आज के बाद कोई बेईमानी नहीं करूँगा। शराफत से सब्जी बेचूंगा। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, अगर मेरा कमाई का जरिया छिन गया तो वो भूखे मर जाएंगे। हाँ, कहने दीजिए भाई साहब, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ परिवार की परेशानियों का दर्द क्या होता है। बात करते करते सुमन की आंखें भर आती हैं। तभी चिंता से उसके दर्द शुरू हो जाता है। वहाँ आसपास में भीड़ लग जाती है।
अरे इन बहन जी की तबीयत खराब हो रही है, लगता है इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। सुमन की अचानक शायद चिंता और परेशानी से दर्द शुरू हो जाता है। सज्जन सेठ कुछ लोगों की मदद से सुमन को अस्पताल ले जाता है। सुमन रास्ते में ही अपने घर का पता सज्जन सेठ को बता देती है। सज्जन सेठ उसकी सास को अस्पताल बुला लेता है। सुमन को एक बेटी पैदा होती है। वहीं सज्जन सेठ को पता चलता है कि सुमन का पति नितिन अपाहिज है और वो बहुत ही दुखों से गुजर रही है। सज्जन सेठ, आज आपने बड़े भाई की तरह मेरी मदद की है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है बहन, तुम मेरी अपनी बहन जैसी हो। सुमन घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद सज्जन सेठ उसके घर आता है। सुमन बहन, तुम मुझे काम के लिए बोल रही थी? मेरे पास सब्जी की बहुत सी दुकानें हैं, पर संभालने वाला कोई नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी मंडी में जितनी भी सब्जी की दुकानें हैं उनका हिसाब और देखरेख अब से तुम रखो। मैं जानता हूँ तुम्हारी जगह ये काम और कोई ईमानदारी से नहीं कर सकता। माँ जी, नितिन देखो, भगवान ने सज्जन सेठ के रूप में एक भाई देकर हमारी कितनी मदद कर दी। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अब कड़ी मेहनत से मंडी में जाकर सब्जियों का सारा हिसाब रखती, एक एक दुकानदार से जाकर पूछती और देखती कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। सज्जन सेठ भी सुमन की मेहनत को गौर करता था। सुमन के आ जाने से सज्जन सेठ का भी काम बहुत आसान हो गया था। अब सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था। अब कोई भी सब्जी बेचने वाला दुकानदारी में घोटाला नहीं करता था। बहू, तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। अब तो नितिन भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। देखना, तुम्हारा प्रेम और भगवान के आशीर्वाद से वो भी जल्दी चलने लगेगा। सुमन को सज्जन सिंह के रूप में देवता समान भाई मिल गया था। उस दिन के बाद सुमन सब्जी मंडी का सारा काम संभालने लगी। धीरे धीरे अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर सुमन एक सब्जी वाली बहू बनकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती है। पालमपुर गांव में एक नदी के किनारे छोटी सी कुटिया थी। उसमें एक बुढ़िया रहती थी। छोटी छोटी आंखें, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा और झुकी हुई कमर। सारे गांव से गोबर इकट्ठा कर उसके उपले बनाया करती थी। उसी से उसका जीवन यापन होता था। ले लो, ताजे ताजे अभी के बनाए हुए उपले ले लो। रोटी सेकने के लिए उपले ले लो। अरे काकी, रुकना तो जरा, 2-4 उपले दे देना। आज नया चूल्हा बनाया है, सोचा ताजे उपले जलाकर ही रोटी बनाऊंगी। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, ये लो, अभी ताजा गोबर से बनाए और कड़ी धूप में सिके हैं, अच्छी आग पकड़ते हैं। अरे काकी रुको, जरा मुझे भी उपले दे दो। हाँ हाँ, आओ, ये लो। उपले बेचकर बुढ़िया का जीवन यापन बहुत ही मुश्किल से होता था। जो भी दिन में 10-15 उपले बिकते, उससे वह अनाज लेती और पकाकर खाती। हे भगवान, जिंदगी के आखिरी दिनों में भी कष्ट दिखा रहे हो। इस उम्र में भी भूखे पेट सोना पड़ रहा है। हे भगवान, कुछ आज दिखाओ। अगले दिन बुढ़िया भोर होते ही गोबर लेने निकल जाती है। हर घर के मवेशियों को सहलाती और दुलारती है। वैसे रामू ग्वाले की श्यामा गाय उसे बहुत प्यारी लगती है। अरे श्यामा, तू गाय नहीं कोई देवी है। तेरे कारण ना इस रामू ग्वाले का भाग्य ठीक हुआ, बल्कि तेरे गोबर से मैं अभी तक बची हुई हूँ। ये देख, आज मैं तेरे लिए रोटी लाई हूँ, ये ले, खा ले। बुढ़िया श्यामा गाय को रोटी खिलाती है। तभी वहाँ रामू अंगड़ाई लेते हुए आता है। अरे काकी, आप आओ काकी, ले लो गोबर ले लो। अरे कहाँ रामू बेटा, आज तो उसने गोबर किया ही नहीं। कुछ खिलाते पिलाते हो कि नहीं मेरी श्यामा को? अरे काकी, इतना तो भूसा खाया है, पता नहीं आजकल दूध भी बहुत कम देने लगी है, पता नहीं। अरे कोई बात नहीं रामू, मवेशियों में ऐसा अक्सर होता रहता है। तुम बस अच्छे से देखभाल करो इसकी। हाँ, नहीं तो हम दोनों की आमदनी खतरे में पड़ जाएगी। उस दिन भी बुढ़िया गांव से ज्यादा गोबर इकट्ठा नहीं कर पाई।
हे भगवान, तुम ये कैसी परीक्षा ले रहे हो एक बूढ़ी औरत से? या तो अभी तार दो या कुछ आशा की किरणें जगाओ। बुढ़िया उस दिन भी आधा पेट खाकर ही सो गई। अगले दिन वो नई आशा के साथ उठी। भोर में उठकर वह गोबर इकट्ठा करने निकल पड़ी। वो हमेशा सबसे पहले श्यामा गाय का गोबर इकट्ठा करती थी। उसका मानना था कि वो उसके लिए शुभ होता है। वहां से गोबर लेकर वह जग्गू हलवाई के पास पहुंचती है। अरे जग्गू, किधर है? जरा गोबर तो लाना। जग्गू बाहर निकलता है। अरे काकी, ना जाने हमारी चमेली भैंसिया को क्या हो गया है। उसने कल गलती से घी पी लिया और वो बस तब से गोबर किए जा रही है। देखो जरा साफ करके ले जाओ। बुढ़िया को जग्गू हलवाई के घर से बहुत सारा गोबर मिलता है और कुछ और घरों में गोबर इकट्ठा करने के बाद वो वापस घर जाती है। आज उसे अच्छा खासा गोबर मिला है। अब खूब सारे उपले बनाकर वो बेच सकती थी। हे भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम्हारी जय हो। बुढ़िया ने भरपेट खाना खाया। अगले दिन उसने अच्छे खासे उपले बनाए और सुखाकर गांव में बेचा। अगले दिन भी बुढ़िया ने ढेर सारे उपले बेचे। जरा उपले की बढ़ती बिक्री देख उसने सोचा कि क्यों न थोड़ा और कमाया जाए। ले लो, उपले ले लो, आज ताजे ले लो। अरे काकी, रुको जरा, उपले दे दो। अरे बेटा, ये लो। 10 उपले देना काकी। 1 सेर चावल। अरे काकी, अभी तो 10 उपले आधे सेर चावल में आते थे। अरे बेटा, उपले तो अब जरा महंगे हो गए हैं। आजकल गोबर भी नहीं मिलता। 1 सेर चावल के 10 उपले लेना है तो बोलो। उसे उपले लेने ही पड़े क्योंकि गांव में कोई दूसरा उपले बेचने वाला ना था। ऐसा कर उसने खूब पैसे और अनाज कमाए। एक दिन बुढ़िया अपने घर में रोटियां सेक रही थी। तभी उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना थोड़ा और कमाया जाए और एक नौकर रख लेती हूँ। इस बूढ़ी उम्र में कहाँ तक घूमती फिरूं। बुढ़िया के मन में एक उपाय सूझा। हाँ, मिल गया उपाय। चलो, अब कल जल्दी सुबह उठकर गोबर लेने जाऊंगी। सुबह उठकर रामू ग्वाले ने देखा कि श्यामा ने बहुत ज्यादा गोबर कर रखा है और वो कुछ बीमार है। हे भगवान, न जाने मेरी श्यामा को क्या हो गया है। कुछ दिनों बाद ये बीमारी सारे गांव में फैल गई। सभी मवेशियों को दस्त होने लगे। अरे, इसे क्या हुआ है मेरी भैंसिया? सभी गाय और भैंस बीमार पड़ गए। गांव की पंचायत में एक सभा बुलाई गई। सरपंच नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए कहता है, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। न जाने हमारे गांव को कौन सी छूत फैल गई है जिससे हमारे सारे मवेशी बीमार पड़ रहे हैं। जरूर कोई महामारी फैली है जिसने मवेशियों को ऐसा बीमार कर दिया। नहीं, ये कोई बीमारी नहीं हो सकती। मेरे घर से रोज 2 किलो घी गायब हो रहा है। इसमें जरूर किसी की चाल है। किसकी चाल हो सकती है? उसी की जिसे इससे फायदा हो। मवेशियों के बीमार होने के कारण ज्यादा गोबर इकट्ठा होता है। इससे सिर्फ एक ही व्यक्ति को फायदा हो सकता है, उस बुढ़िया को। सबसे पहले वो मेरी श्यामा को रोटी खिलाती है। जरूर उसी ने कुछ मिलाया होगा, बता रहे हैं। हाँ, और रामू के घर से सीधा मेरे घर आती है। उस दिन भी आई थी जिस दिन मैंने इसे बताया था कि मेरी भैंसिया ने घी खाई है, और उस दिन बहुत गोबर भी हुआ था। जरूर इसी ने मेरे घर से घी चुराया होगा। हाँ, सही बात है। उस दिन काकी ने उपले के दाम भी बढ़ा दिए थे। क्यों रे बुढ़िया, सब तेरा करा धरा है। अब सच सच बता दे, नहीं तो बहुत कड़ी सजा होगी तुझे, बता रहे। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब, मैं लालच में आ गई थी। तुम्हारी गलती बिल्कुल माफी लायक नहीं है। तुम्हें जरूर इसकी सजा मिलेगी। उस पंचायत में जरा बातचीत होती है।
सभी गवाहों की बातचीत से यह पता चलता है कि बुढ़िया दोषी है और ये एक गंभीर और संजीदा आरोप है। इसलिए बुढ़िया को इस गांव से बाहर निकलने का हुक्म जारी किया जाता है। और आखिरकार बुढ़िया को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है।